गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी ट्रांसलेशन बेस है। ट्रांसलेशन बेस जिसका एक वीडियो लेक्चर मैं पहले ही दे चुका हूं, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट करना सिखा रहा था, जिसमें मैंने आपको नाउन क्लॉज से संबंधित ट्रांसलेशन पहले ही दे चुका हूं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा, ऊपर आई बटन पर लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस को किस प्रकार से पहचाना जाए और किस प्रकार से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए ये बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हर चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूं और इतनी डिटेल आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले आप यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ट्रांसलेशन की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन जैसा आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर, इससे पहले जो मेरा वीडियो लेक्चर आ चुका है, उसमें मैंने आपको नाउन क्लॉज का ट्रांसलेशन बता दिए हैं। नाउन क्लॉज को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है उस वीडियो लेक्चर में बता दी। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, जाके वहां से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एडजेक्टिव क्लास की तरफ। एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन में क्या रूल होते हैं, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं एडजेक्टिव क्लास होते क्या है। तो यहां देखिए कि एडजेक्टिव क्लास होती है, ये एडजेक्टिव क्लास सेंटेंस में जब हमारे एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज से आरंभ होती है, या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, व्हाई, हाउ से आरंभ होती है। और एडजेक्टिव क्लास के जो जितने भी कंजक्शन होते हैं वो जब भी हिंदी ट्रांसलेशन में आते हैं वो जा से शुरू होते हैं, जा से शुरू होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लास जो है ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लास का ही एक भाग है, अर्थात ये एडजेक्टिव क्लॉज भी अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे ही डिपेंड होती है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के एडजेक्टिव क्लॉज का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आप ये जान लीजिए कि कंजक्शन क्या होते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं, ये मैं आपके लिए लिख देता हूं। लेकिन उससे पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं कंजक्शन उसके अर्थ लिखता हूं। तो ये देखिए कि ये है एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले प्रीपोजिशन और उनका अर्थ। और उनका अर्थ देखकर आप ये जान जाएंगे कि अगर सेंटेंस में ये चीज आएगी तो ऐसे प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे अगर जो या जिसने आ रहा है, सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में जो या जिसने आ रहा है, और तो उसके यहां पे हम लोग हु का यूज करेंगे। कंजक्शन हु का यूज करके सेंटेंस को जोड़ेंगे। जिसे या जिसको आ रहा है, निर्जीवित चीज के लिए अगर जिसे या जिसको दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो हम हुम का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर जिसका या जिसकी आ रहा है, जिसका या जिसकी, चाहे वो सजीव के लिए हो चाहे वो निर्जीव के लिए हो, किसी के लिए भी अगर जिसका या जिसकी सेंटेंस में आ रहा है कंजक्शन के रूप में, तो हम लोग हुज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर जो या जिसने किसी सामान के लिए आ रहा है, किसी वस्तु के लिए आ रहा है, जो या जिसने, तो हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। फिर जो या जिसे आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, सुपरलेटिव डिग्री या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो या जिसे आ रहा है तो हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। जब आ रहा है, अगर समय पूछा जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, तो जब आ रहा है तो हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। जहां आ रहा है, स्थान के लिए, स्थान की सूचना देने के लिए अगर जहां आ रहा है तो हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। और अगर कारण बताने के लिए, रीजन, कोई कारण बताने के लिए आ रहा है तो हम व्हाई यूज करेंगे। और मेथड का अगर पूछा जा रहा है जिस तरीके से, तो हम लोग हाउ का यूज करेंगे। क्लियर? तो इन कंजक्शन को और इनके अर्थ को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक एक कंजक्शन का हम लोग यूज करते हुए उसका ट्रांसलेशन सीखते हुए चलते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते कि हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास मिलता कहां पर है। अगर कहीं पर आपको दो सेंटेंस वाला कोई एक वाक्य नजर आ रहा है और जिसमें एक वाक्य में किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की या किसी स्थान की बारे में बातें की गई हो, और दूसरे सेंटेंस में उसी व्यक्ति या उसी वस्तु या उसी स्थान के बारे में विस्तार से उसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो जो दूसरा सेंटेंस विशेषता बताने वाला सेंटेंस होगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लास होगा। और एडजेक्टिव क्लास जैसे जानते हैं कि सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव यानी एज ए विशेषण वर्क करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कब करना है, यानी सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि एडजेक्टिव क्लास का सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा या फिर वहां पे नाउन क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास कैसे आप पहचानेंगे। तो यहां देखिए कि ये दिया गया है एडजेक्टिव क्लास की, यदि दिए हुए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो और दूसरे वाक्य में उसी स्थानीय व्यक्ति या वस्तु के गुणों के या अवगुणों की विस्तार से चर्चा हो, तो वहां पे ऐसे वाक्यों में एडजेक्टिव क्लास का यूज होता है। क्लियर? चूंकि ये एडजेक्टिव क्लास जो है एडजेक्टिव का वर्क करता है,
अर्थात अतः ये जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की विशेषता बता रहा होगा ये उसी के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक कंजक्शन सहित सेंटेंस का यूज देखते हुए चलते हैं कि सेंटेंस में कंजक्शन किस प्रकार से कहां कहां यूज किया जाता है। तो अब चलते हैं हम अगले अपने पहले रूल की तरफ। पहला रूल हमारा आता है कि हु का प्रयोग। अगर किसी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है उसमें एक सेंटेंस में उसके किसी नाउन की चर्चा की गई हो और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में विस्तार से बताया जा रहा हो, उसी नाउन के बारे में कोई अलग विशेषता बताई जा रही हो, तो उस सेंटेंस में हम लोगों को हु का प्रयोग करके सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। चलिए इसे मैं लिख देता हूं। तो यहां देखिए कि यह नियम जो मैंने लिख दिया है कि किसी सेंटेंस के एक क्लॉज में नाउन की चर्चा हो, दूसरे में उसी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया हो, तो वहां पे हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे कहा गया कि रमेश एक अच्छा लड़का है। जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है। परिवार से संबंध रखता है। अब यहां देखिए कि ये एक सेंटेंस में एक क्लॉज में रमेश के बाद एक लड़के की बात की गई रमेश, और दूसरे में ये कहा गया है एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। रमेश एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो बीच में जो शब्द आया है, अब जो के लिए आप लोगों को देखिए कि उसमें मैंने लिखा भी रखा है कि जो या जिसने आया तो आप हु का प्रयोग कीजिए। और दूसरा इसके नियम के अनुसार भी होता है कि किसी नाउन की चर्चा की गई है और उसके बारे में अगले सेंटेंस में पूरी तरह विस्तार से बताया गया तो आप लोग हु का प्रयोग कीजिए। तो लिखिए कि रमेश इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। क्लियर कि रमेश एक अच्छा लड़का है जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो रमेश इज ए गुड बॉय हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि एक आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था, तो यहां लिखेंगे अ मैन। अब जो है तो हु केम टू मी यस्टरडे, और फिर अंधा था वॉज ब्लाइंड। क्लियर। यहां एक नाउन को बताया गया, इसी के बारे में आगे विस्तार से वर्णन किया गया, इसलिए हु का प्रयोग किया गया। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ व्हिच की तरफ। व्हिच का यूज हम कहां करते हैं? व्हिच का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे एक क्लॉज में किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा होगा, तो दूसरे सेंटेंस में उसी वस्तु के गुण या दोष अगर विस्तार से बताए जा रहे हो, तो वहां पे उन दोनों सेंटेंसेस मतलब उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो कंजक्शन हम यूज करते हैं वो व्हिच का यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखिए कि ये एग्जांपल है कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय दिखाती है। तो यहां हो जाएगा आई हैव अ वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। हमने कि राजीव कल एक किताब लाया था जो बहुत रुचिकर थी। तो राजीव ब्रॉट अ बुक यस्टरडे, और फिर जो बहुत रुचिकर थी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर। तो उम्मीद है आपको व्हिच का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपनी whom के प्रयोग की तरफ। whom का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे सेंटेंस में जिसे शब्द आ रहा हो। अगर सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन के हिंदी सेंटेंस में आपको जिसे आ रहा है शब्द और किसी एक नाउन के बारे में आगे बात की जा रही हो और उसी नाउन के बारे में दूसरी क्लास में बताया जा रहा हो और बीच में दोनों सेंटेंस जो है जिसे शब्द से जुड़े हों,
तो आप वहां पे whom का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे तुम पढ़ाते हो, आई नो बॉय, जिसे तुम पढ़ाते हो, whom you teach, I know that boy whom you teach। तो दूसरा सेंटेंस लिया कि वह उस व्यक्ति को जानती है जिसको तुमने पीटा था, तो she knows that man whom you beat। क्लियर? उम्मीद है whom का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि हमारे पास whose का आता है। whose वहां पे यूज किया जाता है जहां पे जैसे जिसको या जिसे लिखा है, इसकी जगह पे जिसकी आ रहा हो, जिसकी आ रहा हो। जैसे देखिए आपको कंजक्शन के अर्थ को मैंने जब लिखाया था तो उसमें whose का प्रयोग मैंने जिसका या जिसकी के लिए लिखाया था, और सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लिखाया था। मैं सजीव निर्जीव दोनों के लिए भी जिसका जिसका का प्रयोग हो अगर, तो वहां पे whose का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए कि यह वही लड़का है जिसकी मां मर गई, तो यहां लिखेंगे दिस इज द बॉय। अब जिसकी है तो क्या बताया, जिसका जिसकी के लिए अगर सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो जिसका जिसकी के लिए हम लोग whose का प्रयोग करेंगे। whose मदर डाइज, whose मदर डाइज। क्लियर? यह वही किताब है जिसका मूल्य 100 रुपए है, तो यह हो जाएगा दिस इज द बुक whose प्राइस इज 100 रुपीज। क्लियर? तो यहां पे जिसका जिसकी के लिए चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हम लोग whose का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम को देखते हैं हम लोग। अब अगला वर्ड हमारे सामने आया था वेयर। वेयर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो। अगर जहां आ रहा है वाक्य के बीच में, तो हम लोग वेयर का प्रयोग करके उसमें कंजक्शन का यूज करें, क्योंकि जहां शब्द स्थान बताने के लिए सूचना देता है, और स्थान की सूचना देने वाला जो भी कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो हमेशा वेयर से ही आरंभ किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसके एग्जांपल को लिख देता हूं मैं। तो यहां देखिए कि यह वही कस्बा है जहां पंडित नेहरू पैदा हुए थे, तो दिस इज द टाउन। अब जहां, हेयर, पंडित नेहरू और पैदा हुए थे, तो पैदा हुए थे मतलब वॉज बॉर्न, वॉज बॉर्न। मुझे वह स्थान दिखाओ जहां तुमने मेरी किताब रखी है, तो हो जाएगा शो मी द प्लेस। वो स्थान दिखाओ, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां तुमने मेरी किताब रखी है। तो किताब रखी है, वेयर यू हैव पुट माई बुक। क्लियर? अब आ जाते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस के बीच में आपको जब या कब मिल जाए, जब या कब मिल जाता है, तो उसमें जो एडजेक्टिव क्लास शुरू होगी वो व्हेन से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, एग्जांपल के लेकर देख लेते हैं हम लोग। तो यहां एग्जांपल लिया कि मैं नहीं जानता कि मेरी मां गांव से कब लौटेगी, तो मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब कब लिखा है, अर्थात ये जो एडजेक्टिव क्लास शुरू होगी वो व्हेन से शुरू होगी, तो व्हेन माई मदर विल रिटर्न फ्रॉम विलेज। क्लियर? इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस में कब या जब आ जाए, समय की सूचना देने वाले सेंटेंस अगर वर्ड मिल जाए आपको, तो वहां पे एडजेक्टिव क्लास आपको व्हेन से शुरू करनी है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर सेंटेंस में दूसरी क्लॉज रीजन पूछ रही हो, किसी काम का कारण पूछ रही हो, तो ऐसे में एडजेक्टिव क्लास को हम लोग व्हाई से शुरू करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी क्लास काम करने का तरीका पूछ रही हो, मेथड पूछ रही हो,
तब वहां पर एडजेक्टिव क्लास को हम लोग हाउ से शुरू करेंगे। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिए कि जब प्रिंसिपल क्लास में कोई काम बताया जा रहा होगा और उस काम से होने वाले परिणाम का कारण पूछा जा रहा होगा एडजेक्टिव क्लास में, तो एडजेक्टिव क्लास को हम लोग व्हाई से शुरू करेंगे, और उसी काम को करने का तरीका अगर एडजेक्टिव क्लास में पूछा जा रहा है तो उस एडजेक्टिव क्लास को हम लोग हाउ से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो यह है, क्या वह कारण बता सकते हैं कि जिससे खुश दिख रहे हैं, तो हो जाएगा कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई। अब आप खुश दिख रहे हैं कि खुश दिख रहे हैं, तो आप खुश दिख रहे हैं तो यहां पे देखिए कि आपको दोबारा होगा व्हाई यू आर लुकिंग हैप्पी। क्लियर? याद देखिए कारण पूछा जा रहा है, इसीलिए इसमें एडजेक्टिव क्लास जो थी हमारी वो व्हाई से शुरू की गई। अब अगर आ जाते हैं कि अगर एडजेक्टिव क्लास में कार्य करने का तरीका पूछा जा रहा हो तो उसे हम हाउ से शुरू करेंगे। तो एग्जांपल लिया कि क्या आप वह विधि बता सकते हैं जिस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त किए, तो यहां तरीका पूछ रहा है। तरीके में क्या होगा कि कैन यू टेल मी द मेथड, वो तरीका बता सकते हैं कि क्या तरीका, कि हाउ यू गेट गुड मार्क्स। क्लियर? उम्मीद है कि अब एडजेक्टिव क्लास कहीं भी आपके सामने आती है ट्रांसलेट करने के लिए तो आप फंसेंगे नहीं। इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जितना भी नियम मैंने आपको बताया है वो सारे नियम आपने लिख लिए होंगे और उसे प्रैक्टिस करके तैयार करेंगे, क्योंकि हर रूल के अंतर्गत मैंने एक ही रूल बताया, एक ही सेंटेंस बताया है। तो आप जितना सेंटेंस हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ट्रांसलेशन आपकी होती चली जाएगी। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। मैं हर वीडियो लेक्चर में बताता हूं आपको कि प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, जो कुछ मैं बताता हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। पढ़ना चाहे जितना रूल लिख ले, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो सब कुछ बेकार हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो लाइक कर दिया कीजिए और साथ ही साथ में दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के मेरा वीडियो आप तक पहुंचने वाला नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।